नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। अमेठी रायबरेली इन दो जगहों पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन हो, इसको लेकर जिस तरह से कशमकश जद्दोजहद हमने देखी और उसके बाद सियासी तौर पर कहा यही जा रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक की तरह कांग्रेस पार्टी ने उतारा है रायबरेली से राहुल गांधी को और केएल शर्मा को अमेठी से। इस मास्टर स्ट्रोक जब आप कहते हैं कोट एंड कोट, तो बहुत से लोग इस पर अपना विरोध भी व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि देखिए, अगर यह मास्टर स्ट्रोक होता तो जाहिर है कि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं से लड़ती हुई नजर आती और वो चुनाव मैदान में उतर ही नहीं रही है। आखिरकार क्या वजह है कि प्रियंका गांधी अभी तक चुनाव नहीं लड़ना चाहती है? राष्ट्रीय नेता है और फिर भी चुनाव अभी तक नहीं लड़ी है। उन्होंने तो कहा है कि वो अमेठी आएंगी, चुनाव लड़वाएंगी, केएल शर्मा को अपने भाई के लिए प्रचार करेंगी, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ती है। और इसीलिए ये मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है? पर ऐसे में एक बयान आया है जयराम रमेश का। जयराम रमेश, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं आज की तारीख में कांग्रेस के, और कहा यह जाता है कि बहुत से फैसले, नीतिगत फैसले जो आज कांग्रेस ले रही है, उसके पीछे जयराम रमेश की कंट्रीब्यूशन है। वही उन फैसलों को आकार दे रहे हैं और उसी के हिसाब से जो राजनीतिक चालें कांग्रेस पार्टी इस क्रूशियल मौके पर चल रही है। आखिरकार अगर राहुल गांधी भिड़ जाते अमेठी में स्मृति ईरानी से, तो जाहिर है कि एक प्रेशर जो बिल्डअप होता उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता। अमेठी से स्मृति ईरानी को टक्कर देने के क्रम में वो एक सियासी बदला लेते हुए नजर आते, लेकिन अपने ऊपर एक भयानक दबाव भी ले लेते। चुनावी जीत कैसे संभव करें इस बात को लेकर वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लड़ना जरूरी था, इंडिया गठबंधन के लोग चाहते थे वो लड़े, वो लड़ रहे हैं, तो एक मांग भी पूरी हो गई और उस प्रेशर में भी नहीं आना पड़ा। प्रेशर शिफ्ट हो गया है स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी पर कि किशोरी लाल शर्मा को वो ऐसी हार हराएं ताकि कम से कम ऐसा न लगे कि वो राहुल गांधी के बराबर वोटों से हारे या उनसे भी कम वोटों से हारे, तो फिर कहीं ना कहीं वो दबाव बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी पर कि आखिरकार तैयारी क्या थी बीजेपी की। पर बात प्रियंका गांधी की हो रही है, बात चुनाव की है, तो जाहिर है प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है। इस बात को लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं लिया। कहा यह कि भाई उनको तो लड़ना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी मात्र 34 साल की उम्र में चुनावी राजनीति में आ गए थे और लगातार वो चुनाव 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 हम लगातार लड़ते आए हैं। मात्र 2 साल छोटी हैं उनसे प्रियंका गांधी, वो चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? और ऐसे में जयराम रमेश का ये कथन कि अभी कुछ और नीतिगत फैसले आने वाले हैं, कुछ और तैयारियां हैं, अभी जल्दी क्या है। आज उन्होंने जब ये बात कही है तो इसके मायने जो है वो इस संदर्भ में देखे जा रहे हैं कि सवाल प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ था और प्रियंका जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो कहीं से भी उपचुनाव लड़कर संसद पहुंच सकती है। जाहिर है पहुंच सकती है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि राहुल गांधी दोनों जगहों पर तो रहेंगे नहीं सांसद, किसी एक सीट को वो खाली करेंगे और ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि वो खाली करेंगे रायबरेली की सीट अगर वो यहाँ से जीतते हैं, और उस दशा में उस सीट से प्रियंका गांधी चुनकर आएगी। लेकिन क्या वही एक चुनाव है जो प्रियंका गांधी लड़ने जा रही है? वो इंतज़ार करेगी कि चुनाव के नतीजे आएँ और अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं रायबरेली, तो फिर वहाँ के उपचुनाव से वो अपना इलेक्टोरल डेब्यू जिसको कहते हैं वो शुरू करेंगी। चुनावी तौर पर अपने आप को भारतीय राजनीति में वो लेकर आएंगी, संसद पहुंचेगी, या कुछ और भी है प्लानिंग? आजकल जिस तरह से प्रधानमंत्री को वो सीधे
टारगेट पर ले रही हैं। ये बात क्या कहती है? आज उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा 5 दिन पहले कही गई बात का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने 5-6 दिन पहले राहुल गांधी को शहजादा कहा था। जब राहुल गांधी ने ये लाइनें कही थी कि राजा महाराजा ये लूट लिया करते थे आम लोगों को, गरीब लोगों को, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि राजा महाराजाओं को तो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है शहजादे के द्वारा, लेकिन नवाबों को, निजामों को, बादशाहों को नहीं किया जा रहा है। ध्रुवीकरण की एक कोशिश के बारे में लोग बात कर रहे हैं और इस भाषण को उसी संदर्भ में देखा गया था। लेकिन उस बात का जवाब जो कि राजनीति आजकल की जैसी चल रही है उसमें बोल दी जा रही है, भूल जाई जा रही है, प्रियंका गांधी ने नहीं भूला। वो बनासकाठा में थी और शनिवार को बनासकाठा से उन्होंने उसी संदर्भ को फिर से छेड़ा जिसमें कि राहुल गांधी को शहजादा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। मोदी जी ने यह शब्दावली का प्रयोग पहले भी किया है। पहले के चुनाव में, पहले के लोकसभा चुनाव में भी शहजादे वो कहते थे। उस वक्त इस तरह से जवाब प्रियंका गांधी का नहीं आया था जो आज आया है। उन्होंने कहा है कि वो हमारे भाई को शहजादा कहते हैं, उसको शहजादा कहते हैं जो 4000 किलोमीटर पैदल चला है, जो गरीबों से मिला है, जो उनके दुख दर्द को सुनने के लिए आगे बढ़ा है, उनसे ये बातें कर रहा है कि उनकी समस्याएं दूर कैसे हो सकती हैं। उन्हें वो शहजादा कहते हैं, लेकिन खुद एक शहंशाह है, महलों में रहते हैं, महंगी चमचमाती गाड़ियां उनके कपड़ों पर धूल नहीं है क्योंकि वो किसानों के पास कभी नहीं जाते हैं, एक बाल भी इधर से उधर नहीं होता है। कुछ इस तरह के व्यक्तिगत लाइनें भी प्रियंका के मुंह से सुनाई पड़ी। उन्होंने अपने अटैक को जारी रखते हुए कहा कि जहां भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, अन्याय होता है, भारतीय जनता पार्टी अन्यायकर्ताओं के साथ दिखाई पड़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। और इसी तरह से प्रधानमंत्री को किसानों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर, युवाओं के सवाल पर, इस सवाल पर भी कि गुजरात ने उन्हें सब कुछ दिया, उन्होंने गुजरात को छोड़ दिया, ये तमाम तरीके से घेरते हुए प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को टारगेट पर लेती रही। आखिर क्या वजह थी कि गुजरात पहुंच करके प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी पर अगर बोल रही थी तो वो वहां की सियासत के हिसाब से या फिर कुछ और लक्ष्य है? और हमारी जानकारी कहती है कि लक्ष्य कुछ और है जिस पर तैयारियां चल रही हैं, और अगर वो हो जाता है तो इस चुनावी मौसम की सबसे बड़ी लड़ाई कही जाएगी। जी हां, 10 तारीख से वाराणसी में पर्चा भरा जाने वाला है। 14 तारीख को प्रधानमंत्री अपना पर्चा भरने जा रहे हैं। और इसी बीच यह खबर है कि प्रियंका गांधी को क्या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उतारा जा सकता है। कांग्रेस के हलकों में इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जो बात जयराम रमेश कह रहे थे कि कुछ अभी तर्कश में तीर बाकी है, कहीं ये वही तो नहीं है। जिस तरह से वाराणसी से प्रधानमंत्री की चुनावी जीत लगातार 2 बार होती रही है, संशय नहीं है कि इस बार भी देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव जीतेंगे, लेकिन उन्हें अनकंटेस्टेड जाने दिया जाए क्या? अनकंटेस्टेड से तात्पर्य यह है कि कोई बहुत मजबूत चुनौती उनके खिलाफ न खड़ी हो, तो फिर उस चुनाव का आनंद क्या है? उनके जीत के मार्जिन को कम किया जाए क्या? क्योंकि इस बार तो इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है तो ज़्यादातर सीटों पर एक बनाम एक है। हाँ, बीएसपी चुनाव लड़ती है, अपने अलग तरीके से खड़े कर रही है वो उम्मीदवार, लेकिन वोटर्स 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं, खासतौर पर हिंदी पट्टी में, जिसमें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थक हैं और दूसरी तरफ गैर एनडीए समर्थक हैं। और ऐसे में वाराणसी में प्रियंका गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने आती है तो कैसा चुनाव होगा? आपको याद होगा 2019 की बात, प्रियंका गांधी से रिपोर्टर्स ने यह पूछा था कि
आप चुनाव नहीं लड़ेगी क्या? क्योंकि उनके चुनाव लड़ने की बातें तो आप जानते हैं हर चुनाव में पूछी जाती है उनसे। तो उन्होंने कहा था कि क्या मैं वाराणसी से लड़ जाऊं, और फिर मुस्कुरा दिया था, बात को हल्का कर दिया था। बात उस वक्त भी उठी थी, आपको याद होगी, कि वाराणसी से क्या प्रियंका गांधी उतरने वाली है, और आखिर में राहुल गांधी ने यह कह दिया था कि जी नहीं, पॉलिटिकल डेब्यू एक हार के साथ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ये बातें जो अंदर खाने राहुल गांधी के द्वारा कही गई थी, और जिसके कारण उस बार तय हो गया था कि नहीं लड़ेगी प्रियंका गांधी, पर वो ख्वाहिश, वो चाहत कायम है। और इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। परिस्थितियां ऐसे बदली हैं कि वायनाड से भी राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वहां मतदान हो गया है, और रायबरेली से भी लड़ रहे हैं। और अगर दोनों जगह जीत हो जाती है तो फिर एक सीट खाली होगी, और वो सीट जाहिर है कि वो प्रियंका गांधी ही लड़ेगी। तो ऐसे में जबकि उनका संसद पहुंचने का कार्यक्रम एक रफ आकलन के अनुसार करीब करीब तय है, अगर बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो जाता है और रायबरेली या वायनाड राहुल हार नहीं जाते हैं, तो रूट यही रहने वाला है। तो ऐसे में क्या चांस लिया जाने वाला है? वाराणसी की ये जो लोकसभा की लड़ाई होती है, जरा उसके बारे में समझ ले तो आपको और ज्यादा अंदाजा होगा कि इस तरह के कदम आखिर क्यों उठाए जा सकते हैं। साल 2014 में वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, और उस साल उन्होंने करीब करीब 53% वोट प्राप्त किया था। सामने सबसे बड़े उम्मीदवार के तौर पर थे अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल को भी 20% मत आए थे। हालांकि अजय राय भी थे और उन्होंने भी कुछ वोट्स लिए थे, लेकिन सबसे तगड़ा जो चैलेंज किया था वो अरविंद केजरीवाल ने किया था। वोट प्रतिशत 2019 में बढ़ गया, वो और ज्यादा होकर 63% तक पहुंच गया प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन इस बार अजय राय को भी वोट ज्यादा आया, और समाजवादी पार्टी ने जिन्हें खड़ा किया था उनको 2 लाख वोट आ गए, अजय राय को 1.5 लाख आ गए। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय 3.5 लाख हो गया वोट। तो 675 वोट प्रधानमंत्री मोदी को आए थे, 6,75,000, और समाजवादी पार्टी को करीब 2 लाख, अजय राय कांग्रेस पार्टी को करीब 1.5 लाख। यानी कि 6,75,000 के जवाब में अगर अभी के गठबंधन को देखें तो 3.5 लाख वोट तो ऐसे ही आ जाते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रियंका की जब शख्सियत उम्मीदवारी उतरेगी वहां पर, तो जाहिर है कि मामला 2 हिस्सों में बंट जाएगा, और फिर ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार किस तरह से टक्कर दी जाती है, क्या क्या बयानबाजी होती है। क्योंकि नतीजों के लिए नहीं, ये पॉस्चरिंग बयानबाजी के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि सब जानते हैं देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव हारते नहीं हैं, लेकिन उनकी मार्जिन को कम करने के लिए, ये जताने के लिए कि उनको भी कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। क्या प्रियंका गांधी का दाव कांग्रेस खेल सकती है? बहुत जगहों पर इस बात की चर्चा हो रही है कांग्रेस के सर्कल्स में। और ऐसे में जबकि अमेठी से वो नहीं लड़ी है, क्या प्रयोजन है? कहीं कुछ खास तो नहीं है, कुछ सोचा तो नहीं जा रहा है। सब लोगों की निगाहें इस तरफ हैं। वाराणसी में 5 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी आती है, वाराणसी नॉर्थ साउथ, वाराणसी कैंट, और इसके अलावा रोहनिया और सेवापुरी। अभी एक सीट पर अपना दल, बाकी चारों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रखी है, और बड़ी मजबूत पोजीशन में वहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हर बार एक अच्छे मार्जिन के साथ, वोट संख्या के साथ विपक्ष के उम्मीदवार भी वहां खड़े रहते हैं। तो जाहिर है देश में जब सबसे बड़ी जीत प्रधानमंत्री की नहीं होती है, किसी और कंस्टिट्यूएंसी से होती है, तो वहां लड़ने की गुंजाइश तो है। और लड़ करके कितना वोट पाया जाए और किस तरह से प्रधानमंत्री को घेरा जाए, उनके पैर बांधे जाए ताकि वो वाराणसी पर ध्यान दे, ये तमाम चीज़ें होती हैं दिमाग में जब आप किसी बड़े उम्मीदवार के खिलाफ अपने बड़े मजबूत उम्मीदवार को उतारते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि एक बड़ा उम्मीदवार दूसरे बड़े उम्मीदवार से भिड़ता है, लेकिन यहाँ अदावत सियासी न होकर कुछ व्यक्तिगत भी होती जा रही है। यहाँ तक सवाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री मोदी का है। और ऐसे में जो चीज़ पिछली दफ़ा नहीं हुई,
साल 2019 में नहीं हुई। नरेंद्र मोदी बनाम प्रियंका गांधी, क्या वो इस बार हो सकती है? क्या कुछ ऐसा ही एक आखिरी फैसला है जिसे कांग्रेस ने अभी छुपा कर रखा है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिस पर पूरे देश की निगाहें जम जाएंगी और सबसे बड़ी लड़ाई इस बार के चुनाव की वो कही जाएगी? हमारी नजरें इस खबर पर लगातार बनी रहेंगी। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।